बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र है। इस चैप्टर का मैंने फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है, साथ में इसका जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहा था वो भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग जो कवर करने वाले हैं इसी चैप्टर का मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र है। इस चैप्टर का जितने सारे मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, और जो कई सालों से लगातार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम आपको बिल्कुल बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बताने वाले हैं। बस आपको इस क्लास को पूरी तरह से करना है एंड तक। एंड जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दे। और जो बच्चे टॉपर बैच में अभी तक नहीं ज्वाइन हो पाए हैं, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। देखिए अभी इसका प्राइस बहुत कम है, 9162055990। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना है तो इसी नंबर पे मैसेज कीजिए, उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में क्लिक करके आपको जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए हमको बहुत अच्छे से देखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि आपका जो है क्लास 12 है ना, भूगोल का आपका दो बुक है, जो कि फर्स्ट बुक आप लोग को अभी पढ़ाने वाले हैं जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का इस बुक का पहला चैप्टर को आप लोग कवर करवा रहे हैं, उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी करा दिए हैं। आज चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, है ना। इस चैप्टर से क्या क्या जो है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको देखना है। चलिए, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यह आपको सवाल पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल क्या है। इससे पहले थोड़ा सा आपको जानना है, थोड़ा फ्लैशबैक में चलना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भूगोल है। तो आप लोगों से ऑब्वियसली जो है आपको सवाल पूछा जाएगा कि भूगोल जो है क्या है ना। आपसे सवाल अगर पूछे जाएंगे कि भूगोल क्या है, तो भूगोल यानी पृथ्वी का ही अध्ययन करना, है ना। पृथ्वी का ही अध्ययन करना यानी पृथ्वी में जितने सारे चीजें हैं उन सभी चीजों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है ना। इस भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? इरेटोस्थेनीज ने किया था। इरेटोस्थेनीज ने जो है इस शब्द का जो है प्रयोग किया था। और ये किस भाषा का, यानी भूगोल जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है ना। कौन सा भाषा का शब्द है बच्चों? तो आपको याद होना चाहिए ग्रीक भाषा का शब्द है। सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने इस भाषा का जो है प्रयोग किया था, है ना, भूगोल का प्रयोग किया था। अब अगर बात करेंगे तो देखिए भूगोल का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो जनक भी भूगोल का कौन हो जाएंगे? इरेटोस्थेनीज ही हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तो ये आपका भूगोल जो है, भूगोल दो भाग है ना, दो शाखा है भूगोल का, एक है मानव भूगोल और एक आपका क्या है भौतिक भूगोल। तो हम लोग सबसे पहले मानव भूगोल को देखते हैं, उसके बाद फिर आपको हम भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्या? मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, है ना, या मानव भूगोल क्या है। तो देखिए मानव भूगोल की बात करेंगे तो मानव भूगोल वह विषय है जिसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य और किसका, प्रकृति का क्या रिश्ता है। इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से इसमें समझते हैं, किसमें? मानव भूगोल को। इसमें आपको क्या देखिए, इसमें आपको लिखना है कि है ना, इसमें यह देखा जाता है कि लोग कहां रहते हैं, है ना, क्या काम करते हैं, है ना, अलग अलग जगहों पर उनका जीवन क्या क्या, है ना, अलग अलग जगहों पर जो उनका जीवन में क्या क्या फर्क होता है, इन सभी चीजों को हम लोग जो है देखते हैं हम लोग किसमें भाई? तो ये मानव भूगोल में। ओके, कितना आसान है। मैंने कहा कि मानव भूगोल किसको कहते हैं? मनुष्य और प्रकृति के बीच उसका संबंध क्या है ना, वो एक दूसरे को कैसे इफेक्ट डालता है ना, प्रकृति कैसे मनुष्य पर डालता है, मनुष्य जो प्रकृति पर कैसे डालता है, इन सब चीजों को हम लोग जो है इसमें अध्ययन करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल कहा जाता है। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसके साथ यह भी है ना, यह भी समझा जाता है कि प्राकृतिक वातावरण जैसे कि जलवायु, भूमि, है ना, नदियां मनुष्य के जीवन को कैसे जो है प्रभावित करता है, और मनुष्य भी है ना प्रकृति को जो है कैसे बदलता है। तो ये चीजें हम लोग जो है इसमें है ना अध्ययन करते हैं। बहुत ही आसानी से इसको लिख लीजिएगा। ये आपका 2 मार्क्स का जो है आपको देखने को मिलता है। कितना मार्क्स का आपको पूछे जाते हैं भाई? 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। एकदम आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप एप्लीकेशन पे है तो आपको एप्लीकेशन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब मानव भूगोल का ही जो है कई सारे उपक्षेत्र है ना। मानव भूगोल के अंदर कई सारे उपक्षेत्र, इसमें क्या क्या चीजें आएंगे, इसमें आपको हम एक एक चीज को अच्छे से बताने वाले हैं। देखिए मानव भूगोल का है ना एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है ना, इसमें कई है ना अन्य विषय भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके जो है कई सारे जो है क्या है उपक्षेत्र यानी भाग है इसका, है ना, कई सारे इसका भाग है ना। समय के साथ बढ़ने पर जो है नए नए है ना उपक्षेत्र जो है विकसित हुए हैं। किसका? तो ये मानव भूगोल का। क्लियर। अब मानव भूगोल का कौन कौन सा है? पहला आपको याद रखना है, पहला आपका आ जाएगा व्यवहारवादी भूगोल। ये मानव भूगोल के अंतर्गत आता है व्यवहारवादी भूगोल। इसमें क्या होता है कि इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य अपने आसपास जो इसके वातावरण को कैसे समझते हैं और उसके अनुसार कैसे व्यवहार करते हैं। मतलब व्यवहार भूगोल में हम लोग क्या देखते हैं कि मनुष्य जहां रहता है उसके आसपास में उसका है ना, उसके साथ क्या उसके साथ इफेक्ट पड़ता है, वो कैसे अपने आप को ढालता है ना, ये जो क्या समझता है, यानी वातावरण को कैसे समझता है और उसके अनुसार अपने
व्यवहार करता है। तो ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं भाई, व्यवहार भूगोल में। दूसरा आएगा आपका सामाजिक कल्याण भूगोल, इसमें लोग के जीवन का स्तर है ना, सुख सुविधा और जो है समाज में समानता असमानता का अध्ययन किया जाता है। समाज में लोग जो रह रहे हैं है ना, कैसा क्या है, किसका क्या है ना, ऊंच नीच, ये सारा चीज का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका सामाजिक कल्याण भूगोल में हम लोग इन चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। ये आपका मानव भूगोल का ही सभी के सभी ये उपक्षेत्र है ना। अब देखिए आपका आता है सांस्कृतिक भूगोल, एक संस्कृति होता है ना, हर समाज का हर जगह का, इसमें मनुष्य मानव की जो है संस्कृति परंपरा भाषा धर्म आदि उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है ना। अलग अलग जगह का अलग अलग संस्कृति होता है, अलग अलग जगह के अलग अलग जो है आपको लोग जो देखने को मिलेंगे, अलग अलग भाषा आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा सांस्कृतिक भूगोल में। अब लिंग भूगोल में है ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है ना, स्त्रीलिंग कितना है, पुल्लिंग क्या है, उसके बाद आपको साथ साथ में ये भी पता चल जाता है कि मनुष्य की है ना, ये तो आपको बता दिए महिलाओं की स्थिति क्या है ना, पुरुषों की स्थिति क्या है, महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, पुरुषों की साक्षरता दर है क्या है ना, लिंग अनुपात क्या है। तो इन सभी चीजों का इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं लिंग भूगोल में है ना। मनुष्य मतलब महिला और पुरुष के बारे में है ना, भूमिकाओं का अवसर है ना, अंतर का भी जो हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। निर्वाचन भूगोल में इसमें चुनाव मतदान क्षेत्र लोगों का मतदान व्यवहार, इसमें हम लोग जो है चुनाव से रिलेटेड ही जो है इसमें यानी अध्ययन किया जाता है। ये आपका निर्वाचन भूगोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों क्या होता है सैन्य भूगोल, इसमें युद्ध सुरक्षा से जुड़ा हुआ सभी चीजों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सैन्य भूगोल हो जाएगा है ना। ये आपका राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। संसाधन भूगोल की अगर बात करें तो इसमें प्राकृतिक मानवीय संसाधन जल खनिज ऊर्जा है ना, इन सभी चीजों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक है ना भूगोल हो जाएंगे है ना, संसाधन भूगोल हो जाएंगे। उसके बाद आप करते हैं कृषि, जिसमें है ना फसल है ना, फसल से रिलेटेड कृषि समझ में रहा है, खेती बाड़ी से रिलेटेड जितने सारी चीजें होंगे इसमें हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं कृषि भूगोल में। इसमें खेती फसल कृषि पद्धति है ना, कृषि पद्धति उनके क्षेत्र का वितरण का जो है अध्ययन करते हैं कि कहां पे किस क्षेत्र में कितना उपजाऊ होता है, कहां पे कम होता है, इन सभी चीजों का इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आपका हो जाएगा कृषि भूगोल। तो आपको बता दिए मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल के कई सारे उपक्षेत्र है वो भी आप लोग को बता दिए। ये सारा चीज आपको सिर्फ समझना है और इसको नोट करते बच्चों चलना, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, कहीं भी आपको रटने की जरूरत नहीं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके चलिए अब डियर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जितने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं व्यावहारिक भूगोल इसमें है ना, सॉरी व्यापारिक भूगोल इसमें व्यापार से रिलेटेड होगा, आयात निर्यात क्या करते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं। पर्यटन भूगोल, इसमें पर्यटन भूगोल में क्या होता है, पर्यटक स्थलों का देखा जाता है, पर्यटक स्थल कहां पे अच्छा है ना। आपको पता है ना सबसे बड़ा पर्यटक अगर अभी जो है पता ही होगा, अभी आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे हम है ना, तृतीय क्रियाकलाप जो कि सबसे बड़ा जो है अभी जो है ये क्रियाकलाप है पर्यटक है ना। और यात्रा और उनके प्रवाहों का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं है ना। तो ये जो होगा आपका यानी पर्यटन भूगोल में, तो वो भी आप लोगों का हो गया। अब चलते हैं हम लोग मानव भूगोल के बारे में जान लिए, उसका उपक्षेत्र के बारे में जान लिए। अब आता है भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। मैंने भूगोल का दो शाखा बताया, एक मैंने बताया मानव भूगोल, दूसरा बताया भौतिक भूगोल। मानव भूगोल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं भौतिक भूगोल के बारे में। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन काफी आपके लिए MVVI है ना, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये काफी आपके लिए MVVI है। भौतिक भूगोल में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए भौतिक भूगोल किसको कहते हैं है ना, भौतिक भूगोल वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर जितने सारे प्राकृतिक तत्व है, यानी ईश्वर के अल्लाह भगवान के द्वारा जो भी चीजें है ना पैदा किया बनाया गया है ना, उन सभी चीजों का इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे कि पर्वत नदियां समुद्र जल मिट्टी वनस्पति है ना, इन सभी है ना, इसमें जो है यह है ना समझा जाता है कि प्राकृतिक तत्व कैसे बने हैं है ना। ये इन सभी चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल में कि प्राकृतिक तत्व जो है कैसे बना है, पर्वत कैसे बना, पहाड़ कैसे बना, इन सब चीजों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। किसमें भाई, तो ये भौतिक भूगोल में। उनका स्वरूप कैसे है और है ना वे पृथ्वी पर के विभिन्न भागों में कैसे फैले हुए हैं है ना, कहां पर जो है मैदान है क्या है, मतलब इन सभी चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं है ना। उसके साथ साथ भौतिक भूगोल में प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे कि वर्षा हो गया, भूकंप हो गया, जलवायुमुखी आदि का भी जो है इसमें अध्ययन करते हैं। सरल शब्दों में भौतिक भूगोल हमें प्रकृति और उसके विभिन्न है ना रूपों के बारे में हमें जो है ना जानकारी देता है। तो ये आपका हो जाएगा भौतिक भूगोल में आ जाएगा। भौतिक भूगोल आपको समझ में आ गया है ना। मानव भूगोल भी बता दिए, भौतिक भूगोल भी बता दिए, भूगोल का दो शाखा बता दिए, दोनों में से मानव भूगोल के बारे में भी जान लिया आप लोग, भौतिक भूगोल के बारे में भी जान लिए। ठीक है, अब बच्चों आगे हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, भौतिक भूगोल की मुख्य शाखाएं लिखें। ये भी क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग डबल स्टार लगा दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भौतिक भूगोल की कई सारे है ना शाखाएं हैं, जिसमें से आपको सिर्फ क्वेश्चन क्या है, भौतिक भूगोल की मुख्य शाखाएं की अगर बात करेंगे तो भू आकृति, याद रखना आपको क्या, भू आकृति है ना। जलवायु विज्ञान, भू आकृति में यानी भूमि से रिलेटेड, भूमि कैसा है, कहां पृथ्वी की सतह पर जो है क्या आकार, जैसे पर्वत पठार मैदान आदि का, इन सभी चीजों का जो है भूमि आकृति भू आकृति विज्ञान में हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या, भौतिक भूगोल का उपशाखा हो जाएगा भू आकृति। दूसरा क्या है, जलवायु। जलवायु यानी क्लाइमेक्स, आपको समझ सकते हैं
इसमें क्या होगा कि इसमें मौसम से संबंधित सभी चीजों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, है ना। आप सबको पता ही होगा कि भाई कल बारिश होने वाली है, आज ही बता देते कि कल बारिश हो रही है, तो ये कैसे हो रहा है, यही तो मौसम विज्ञान के माध्यम से ही तो जान देखा जाता है, तो ये भी भूगोल के अंतर्गत आता है। चलिए अब देखिए भाई महामारी विज्ञान, है ना, महासागर विज्ञान की अगर बात करेंगे तो इसमें समुद्र महासागरों का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान की बात करेंगे, इसमें नदियां, झील और जल अन्य स्रोतों के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, तो ये आपका है ना क्या हो जाएगा, जल विज्ञान हो जाएंगे। मृदा विज्ञान, है ना, मिट्टी से रिलेटेड आपका जो भी है ना चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है, ये आपका मृदा विज्ञान हो जाएंगे। क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक एक चीजों को समझना है। मैंने भौतिक भूगोल बता दिया, मानव भूगोल बता दिया, भौतिक भूगोल का उपक्षेत्र भी बता रहे हैं अभी आपको, है ना, मानव भूगोल का भी उपक्षेत्र बता दिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भाई मृदा विज्ञान हो गया। जैव भूगोल की बात करेंगे तो इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं के, है ना, वितरण का अध्ययन करते हैं जैव भूगोल में। अब बात करते हैं निस्सवाद क्या है बच्चों, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कई सारे विचारधारा है, एक है निस्सवाद, एक होगा आपका संभववाद, एक होगा आपका क्या नवनिस्सवाद। तो निस्सवाद मतलब क्या था, जब है ना टेक्नोलॉजी नहीं आया था, टेक्नोलॉजी मतलब हिंदी में उसको कहा जाता है प्रौद्योगिकी, जब प्रौद्योगिकी नहीं आया था तब लोग क्या करते थे, प्रकृति के अनुसार चलते थे, है ना, उसके प्रचंड से डरते थे, कहीं जो है ना कुछ उसके खिलाफ अगेंस्ट में जो है लोग खड़ा नहीं होते थे। लेकिन अभी क्या टेक्नोलॉजी आ गया, अभी बताइए आप लोग सुने होंगे कि जेफ बेजोस के द्वारा जो अभी हाल ही में जो है बादल बनाया करके जो है बरसाया भी गया है, और कई साल पहले भी आप लोग सुने होंगे कि सऊदी अरेबिया में जो है बारिश नहीं हो रही थी तो वहां बारिश भी करवाया गया है। तो ये जो क्या कर रहा है कि प्रकृति को जो है क्या करता है, बदल करके जो है प्रकृति को ही अब बदल रहा है, तो ये आपका संभववाद में आएगा। लेकिन हम सबसे पहले आपको निस्सवाद के बारे में बताएंगे कि निस्सवाद है क्या। ये क्वेश्चन तो आपका माइंड में चल रहा होगा, यानी मनुष्य अपने प्रकृति के अनुसार अपने आप को, पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं था, जब अपने आप को किसके प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे, तो ये हो गया आपका क्या निस्सवाद। सिंपल सी परिभाषा इसका है, आपको ध्यान रखना है, क्या लिखना है आपको, निस्सवाद एक पुरानी विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है कि प्राकृतिक सबसे जो है अधिक जो है शक्तिशाली होते हैं, प्रकृति ही जो है सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली होते थे, प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को जो है ढाल लेते थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, निस्सवाद हो गया, है ना, लोग उससे डरते थे, उसके प्रकोप से, है ना। तो अब देखिए वही मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करता है, यानी प्रकृति ही, और इसके अनुसार जो है मानव के प्रारंभिक विकास के समय में लोग जो है पूरी तरह जो है प्राकृतिक वातावरण पर ही जो है निर्भर रहते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, अभी क्या करते हैं, प्रकृति को ही जो है क्या बदलते हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग को गर्मी लग रहा है भाई, गर्मी लग रहा है तो अभी पंखा का, एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये संभववाद में आएगा। अभी आपको बता रहे संभववाद के बारे में। तो ये जो था, यानी निस्सवाद जो था, मनुष्य अपने आप को ही जो है अपने प्रकृति के अनुसार ढाल लेते थे। बारिश हो रहा है तो कुछ नहीं, है ना, उसी के अनुसार चलो, है ना, मौसम खराब है तो उसी के अनुसार चलो, उसमें कुछ भी आप जो है ना छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। चलिए, यानी उसके अनुसार मानव के प्रारंभिक विकास के समय में लोग पूरी तरह से प्रकृति पर, वातावरण पर ही जो है निर्भर रहते थे। जब प्रारंभिक समाज में, आदि मानव में, है ना, लोग प्रकृति के अनुसार ही चलते थे। उस समय तकनीक बहुत कम थी, इसलिए मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही जो है क्या करते थे, अपने जीवन को ढालता था। और वही है ना प्रकृति की शक्ति से जो है डरते थे, है ना, प्रकृति की जो है शक्ति से डरते थे, उसकी पूजा करते थे, है ना, प्रकृति की क्या करते थे, पूजा करते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया निस्सवाद। अब बात करते हैं जस्ट संभववाद। जस्ट निस्सवाद का जस्ट उल्टा है, हमें प्रकृति क्या देता है, मौका देता है, और प्रकृति को ही चेंज करके अपने अनुसार, अपने उपयोग के अपने अनुसार ही जो हम लोग उसका उपयोग करते हैं। मतलब क्या करता है, प्रकृति हम लोग को क्या देता है, अवसर देता है, और हम लोग उसका क्या इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी हाल ही में बताया ना, अभी आपको जस्ट बताया अभी कि अभी गर्मी लग रहा है तो फैन चला रहे हैं हम, ठीक है। अगर ज्यादा ठंडी लगेगी तो भाई क्या करेंगे, है ना, हीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका संभववाद हो गया। मतलब प्रकृति को ही जो है क्या कर सकते हैं, प्रकृति अवसर देता है, उसको हम लोग बदल देते हैं, है ना। तो ये जो है संभववाद में मानवीय घटक को जो है प्राथमिकता दिया है, और आपका जो है निस्सवाद में प्रकृति को जो है प्राथमिकता दिया गया है। संभववाद में मानव को, और प्रकृति में जो है आपका प्रकृति में क्या, प्रकृति को दिया गया निस्सवाद में, ठीक है। तो ये आपका संभववाद हो गया। इसका परिभाषा देख लीजिए। संभववाद एक ऐसा विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है कि प्रकृति मनुष्य को कई सारे जो क्या देते हैं, अवसर देती है, लेकिन उनका उपयोग मनुष्य अपने बुद्धि और तकनीक से करता है, अपने बुद्धि और तकनीक से। मैंने कहा था ना टेक्नोलॉजी आ गया, अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करता है। इस विचार के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि वह अपनी जरूरत के प्रकृति को ही बदल सकता है ना। प्रकृति का, पहले मनुष्य दास था प्रकृति का, लेकिन अब प्रकृति का दास नहीं है, अपने अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार जो है उसको बदल सकता है, ठीक है, और उसका सही उपयोग कर सकता है। तो सीधी बात है कि हमें क्या देता है, प्रकृति क्या अवसर देता है, और उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, संभववाद हो गया। अब बात करते हैं बच्चों क्या, आपका नवनिस्सवाद, यानी कि ये निस्सवाद और आपका किसका, निस्सवाद और आपका जो है संभववाद की एक है ना बीच का विचारधारा है ना, नवनिस्सवाद है। नवनिस्सवाद का है ना मत क्या है, नवनिस्सवाद में क्या बताता है कि ना प्रकृति को जो आपका
यानी पूरी तरह से जो है प्रकृति पर ही निर्भर रह सकते हैं, ना जो है आपको यानी पूरी तरह से संभववाद में, यानी बीच का एक विचारधारा बताया गया है। किसको भाई? नवनिश्चयवाद को। देखिए इसका परिभाषा देखिएगा, नवनिश्चयवाद एक आधुनिक विचारधारा है जिसका जो है आपको पता है नवनिश्चयवाद का विचारधारा कौन है भाई? तो ग्रिफिथ टेलर, आपको याद रखना है, टेलर आपको ध्यान रखना है, ग्रिफिथ टेलर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जो निश्चयवाद और संभववाद दोनों के बीच को संतुलित है ना, संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है ना, कौन? नवनिश्चयवाद। अब देखिए इसकी बात करेंगे तो भाई इसके अनुसार ना तो प्रकृति, याद रखिएगा, इसके अनुसार ना तो प्रकृति पूरी तरह जो है मनुष्य को नियंत्रित करती है। नवनिश्चयवाद के अनुसार क्या है? नवनिश्चयवाद कहता है कि ना मनुष्य को प्रकृति जो है, ना मनुष्य को पूरी तरह से है ना क्या करता है भाई? नियंत्रित करता है, ना मनुष्य प्रकृति को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, यहां देख सकते हैं। और ना ही मनुष्य जो है पूरी तरह से जो है स्वतंत्र है। प्रकृति कुछ सीमाएं तक करती है, प्रकृति कुछ सीमाएं तक करती है, लेकिन उस सीमाओं को जो है, सीमाओं के अंदर रहकर जो है मनुष्य अपने बुद्धि और तकनीक का यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका जो है प्रयोग करते हैं। सरल शब्दों में नवनिश्चयवाद कहता है कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का है ना सम्मान करते हैं। नवनिश्चयवाद क्या कहता है कि मनुष्य जो है क्या है ना, मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रकृति के चीजों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। प्रकृति के जो नियम होते हैं उनका जो है सम्मान करते हैं, उसका सही और संतुलित उपयोग करना चाहिए। ये हो गया आपका नवनिश्चयवाद, यानी ये बीच का विचारधारा है। निश्चयवाद में पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर, संभववाद सीधा कहता है कि जो है ना मनुष्य जो है सब कुछ कर सकता है ना, लेकिन नवनिश्चयवाद कहता है कि ना ही आप जो है प्रकृति पर पूरी तरह से जो है, प्रकृति ही जो है मनुष्य को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है, या मनुष्य जो है पूरी तरह से प्रकृति को जो है कंट्रोल कर सकता है। ये मत है, ठीक है। अब देखिए दोनों का डिफरेंट क्या है भाई? तो मैंने तो निश्चयवाद के बारे में बता दिए, ये इसमें प्रकृति को जो है प्राथमिकता दी जाती है, और संभववाद में क्या होता है आपको जो है ना मनुष्य को, मानव को जो है प्राथमिकता दी जाती है। देख सकते हैं आप लोग, यानी एक बार देख लीजिएगा। इस विचार के अनुसार प्रकृति सबसे शक्तिशाली होती है, मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ही जीना पड़ता है। जैसे कि है ना, यानी जलवायु, भूमि, नदियां आदि मनुष्य के जीवन को पूरी तरह क्या करती है? नियंत्रित करती है। मनुष्य की भूमिका है ना कम मानी जाती है, मनुष्य का भूमिका जो इसमें यानी कम मानी जाती है ना निश्चयवाद में। ये भी समझ गए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आता है संभववाद में, है ना। संभववाद में इस विचार के अनुसार प्रकृति केवल अवसर देती है, लेकिन मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी, बुद्धि का इस्तेमाल करके इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। यानी मनुष्य प्रकृति को जो है बदल भी सकता है और अपनी जरूरत के अनुसार उसका उपयोग भी कर सकता है। तो ये आपका हो जाएगा संभववाद हो गया। ये दोनों का डिफरेंट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्र बताइए। देखिए ये आर्थिक भूगोल की बात करेंगे, है ना। आर्थिक भूगोल के, सामाजिक भूगोल को तो आपको पता ही है, चिकित्सा आ जाएगा, लिंग भूगोल आ जाएंगे, ये सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ बात करते हैं आर्थिक भूगोल के बारे में। तो इसका दो उपक्षेत्र कौन कौन सा है? तो आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्र, एक संसाधन भूगोल और एक आपका कृषि भूगोल, है ना। देखिए संसाधन भूगोल क्या है? संसाधन भूगोल में विभिन्न प्रकार के संसाधन, जैसे कि खनिज, जल, ऊर्जा, मानव, है ना, संसाधन का इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये आपका संसाधन भूगोल हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, खनिज से रिलेटेड, है ना। उसके बाद आपका जल, ऊर्जा, इन सभी चीजें से रिलेटेड होगा, तो ये आपका संसाधन भूगोल हो जाएगा, है ना। कृषि भूगोल, है ना, कृषि से आप समझ रहे हैं खेती बाड़ी से ही होगा ना, तो ये कृषि भूगोल में आ जाएगा। जैसे कि है ना खेती फसल हो जाएगा, कृषि के तरीका, उनके क्षेत्र वितरण का अध्ययन किया जाता है, तो ये आपका हो जाएंगे कृषि भूगोल हो जाएंगे। तो आप लोगों को मैंने संसाधन भूगोल और कृषि भूगोल, ये दोनों चीज के बारे में अच्छे से मैंने आपको बता दिया। इन सभी दोनों चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। अब हम मैंने आपको देखिए कौन कौन क्वेश्चन कराया, कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट था, वो भी चीज आप लोग देख लीजिए, है ना। तो भाई ये आप लोग का सब्जेक्टिव जितने सारे था, ये सभी के सभी जो है आपके लिए मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। यहां से आपका फिक्स है कि 4 नंबर तो आप लोग का 100%, 2 से 4 नंबर आपको इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग काम कीजिए क्या कि चैनल को भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और साथ में जो बच्चे को है ना नोट से आपको टॉपर बैच में जुड़ना है, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, या एप्लीकेशन को यानी ऐप जो हम लोग का है बोर्ड एग्जाम स्टडी का, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, प्ले स्टोर से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। सर्च करना आपको बोर्ड एग्जाम स्टडी, है ना। क्या सर्च करना बच्चों? बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, ठीक है। ये आपको टाइप करना है, और वहां से जो है इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है ना एनरोल कर लेना है टॉपर बैच को, जो कि इसका प्राइस 1999 रुपीज है। लेकिन अभी इसका प्राइस जो आपको पूरी तरह से घटा दिया गया है, मात्र 699 रुपया में आपको पूरा का कोर्स मिल जाएंगे, पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएंगे बच्चों, मात्र है ना कितना आपको? तो 699 रुपया में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, आई होप ये क्लास आप लोग का है ना आप लोगों को पसंद आया है, और अपना अपना रिव्यू बताइएगा। और जो बच्चे अभी तक एक लाइक नहीं किए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और जबरदस्त तरीके से अपने अपने दोस्तों के साथ आप लोग क्या कर देंगे भाई? शेयर कर देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आई होप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लियर, इस क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।